हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं हमारा फिजिक्स का एमसीक्यू का लास्ट वीडियो। ठीक है, इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर किया गया है जो कि आपके फिजिक्स के लिए क्लास 10 के लिए है। स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ लिखा गया है जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। मिट्टी जो होता है वो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसी बिंब का किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति आभासी, सीधा तथा बिंब से बना प्रतिबिंब वस्तु की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में लिखा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होना चाहिए, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु कैसे होनी चाहिए। तो हमसे ये बोला गया है कि जो वस्तु है वो कहाँ पे होना चाहिए, इसको ध्यान से समझना। तो हमारे पास कहा गया है कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, बोला गया ये जो है ये आपका अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष होगा और ये जो बिंदु होता है इसको हम बोलते हैं तुम्हारा ध्रुव, और उसके बाद जो है हमारा फोकस होता है। तो हमसे कहा गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बना। तो एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है जब हम वस्तु को जो है ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उत्तल लेंस के सामने बिंब को रख रहे हैं। जनरली उत्तल लेंस जो होता है ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा कि जब हम इसको खींच रहे होंगे तो उत्तल लेंस के पास दो फोकस होता है। एक होता है फोकस F1 और एक होता है फोकस F2। तो जब हम वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब आता है वो 2F2 पे आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम जब उसको रखेंगे फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ होता है F1 और इस जगह पे होता है 2F1। तो 2F1 पे रखने पर प्रतिबिंब इस जगह पे बनता है 2F2 पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः कैसे है। ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, और गोलीय लेंस है। दोनों का जो फोकस दूरी है वो 15 सेंटीमीटर। बोलने का मतलब ये है कि फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, कारण क्या है, ध्यान से देखेंगे कि उसका फोकस एक्चुअली होता किधर है, फोकस इधर होता है। तो उसी तरह से जो लेंस होगा हमारा उत्तल लेंस, उसका भी जो मेन फोकस होगा वो हमारा इस साइड में होता है। जब प्रकाश इस तरह से आके ऐसे टकराती है तो मेन हमारा फोकस इस जगह पे होता है F2। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा दोनों उत्तल। उसका कारण ये है कि यहाँ फोकस दूरी जो है वो धनात्मक है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी तो वो हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट देखेंगे, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो संभवतः दर्पण कैसा है। देखिए, दो तरह का दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। एक होता है समतल दर्पण, इसके अलावा एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ये दोनों का दोनों दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 40 तुम्हारा क्वेश्चन नंबर होगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास कोई शब्दकोश और डिक्शनरी हो तो उसके छोटे छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस इस्तेमाल करोगे, उत्तल लेंस इस्तेमाल करोगे या अवतल। जो हमारा अवतल लेंस होता है वो हमेशा प्रतिबिंब जो बनाएगा, ठीक है, वो बहुत छोटा छोटा बनाएगा। तो ये तो कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि हमें जो है इस्तेमाल करना होगा एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इस्तेमाल करने से क्या होगा, उत्तल लेंस में जब हम वस्तु को उत्तल लेंस के पास ले जाएंगे तो प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनने लगेगा, जिसके कारण सीधा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। ठीक है, जिसके कारण जो है इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि हम जो है उत्तल लेंस इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ लिखा भी हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नहीं, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे शब्द जो है वो छोटे हैं। ठीक है, तो सामने फोकस करना होगा, तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी
उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। मतलब गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है एफ, वो क्या होती है, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर क्या होनी चाहिए, आधी। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना फोकस दूरी और वक्रता से त्रिज्या में ये संबंध होता है। इसके अलावा r बराबर 2f ये संबंध होता है। तो कौन सा सही है हमारा आंसर, देखिए इन दोनों रिलेशन में से हमें यहाँ पर एक रिलेशन दिखता है, ये वाला। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। मतलब r का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया गया, 32 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आपको फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी मतलब f का वैल्यू, तो f बराबर होगा r/2 और r बराबर 32 है, 32/2 करेंगे, काटने पे यहाँ पे 16 आंसर आ जाएगा, जो सिंपल सा आंसर होगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए एक चीज़ आपको समझ के चलना है कि ये जो हमारा दर्पण है इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये जो है ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये जो है हमारा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इसके अलावा वास्तविक भी बनाएगा, आभासी भी बनाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये वास्तविक आभासी दोनों बनाता है और सीधा उल्टा दोनों बनाएगा। और ये जो है ये भी सीधा उल्टा बनाएगा। बट आपको ये देखना है कि जो, एक मिनट, हम अगर आपके पास कोई अवतल दर्पण दिया हो और उत्तल दर्पण दिया हो, तो ये फिलहाल एक उत्तल दर्पण है मान लीजिए, तो ये हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और जो आपका अवतल दर्पण होता है वो आपका आभासी प्रतिबिंब भी बनाएगा और उल्टा भी बनाएगा और वास्तविक भी बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, एक टेबल के फॉर्म में हम इसको आपको बता देते हैं अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो यहाँ कहीं आभासी वर्ड तो है नहीं, आभासी के साथ सीधा हमेशा पेयर में आता है, तो आंसर हो जाएगा सीधा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया। आगे देखेंगे 11 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, P बराबर 1/f जो है वो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है। डायोप्टर को हम D से दिखाते हैं। इसके अलावा लेंस की क्षमता का एक और मात्रक होता है मीटर के पावर में -1। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग होता है। पश्च दृश्य का मतलब ये है कि साइड मिरर का बात किया जा रहा है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे है हमारा, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो जो वाहनों का अग्रदीप है, हेडलाइट है, वहाँ पे हमेशा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। आपको याद होना चाहिए, सोलर कुकर में हमें करना ये होता है कि जब हम फूड को रखते हैं तो फूड को पूरी तरह से एनर्जी मिलना चाहिए, तो लाइट एक पॉइंट पे पड़ना चाहिए, उसके लिए हम जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है, अभी बताया गया था, P बराबर 1/f जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रकाश चैप्टर में। अब आगे बढ़ते हैं, नेत्र चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन है। नेत्र में है क्वेश्चन पहला, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। परितारिका भी लिखा हो तो भी सही माना जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल लिखा हो, रेटिना लिखा हो, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है। निकट बिंदु जो है वह दूरी है जहाँ से हम देखना शुरू कर पाते हैं, तो 25 सेंटीमीटर होगा। फिर उसके बाद नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, बट न्यूरॉन सेल्स के चलते वो जो है सीधा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मानव नेत्र की हमारी दृष्टि के लिए दूरबिंदु कितना होता है। दूरबिंदु जो होता है वो होता है अनंत। उसके बाद नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। याद रखना है, पुतली जो है वो नियंत्रित करता है, जिसे हम इंग्लिश में पुपिल बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है, कॉनकेव लेंस जो होता है उसी को यूज़ करेंगे हम। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है,
जरा दूरदृष्टिता को किससे हटाएंगे, जरा दूरदृष्टिता को हटाते हैं बाइफोकल लेंस में, ठीक है, जिसमें दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन करके एक लेंस बनाया जाता है। बेलनाकार लेंस से हम एस्टिग्मा को ठीक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने के पीछे क्या कारण है। इंद्रधनुष जब बनता है तो ध्यान से देखेंगे, इंद्रधनुष जब बनता है तो एक जल की जो बूंद होती है उससे प्रकाश इस तरह से टकराता है। टकराने के बाद क्या होता है कि पहले प्रकाश में अपवर्तन होता है और उसके बाद फिर जो है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और प्रकाश जो है वो 7 रंगों में टूटता भी है। तो मतलब इसमें 3 प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। आगे, तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है। तो हमें याद रखना है कि जो प्रकाश का अपवर्तन है उसका उदाहरण है तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का लाल होना भी यही कारण है। कतर के निशान में किस रंग का प्रयोग होता है, लाल रंग का प्रयोग होता है ना, ये वाला होगा। नेक्स्ट है नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करता है। अब ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। नेत्र में की फोकस दूरी के परिवर्तन करने की जो घटना होती है या जो ये एबिलिटी होती है, ठीक है, उसे हम समंजन क्षमता बोलते हैं। और याद रखना है कि जो लेंस होता है आँख में, ठीक है, वो लेंस जो है ऊपर और नीचे से मांसपेशियों से बंधा होता है और यही मांसपेशियाँ जो है इसको खींचने और छोटे करने का काम करती है। तो याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका सिलियरी पेशियों द्वारा। पक्षमाभी पेशियाँ भी आंसर में हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट वाला नेत्र चैप्टर का। अब आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ याद ना हो फिर भी ये सब याद जरूर होना चाहिए। लास्ट टाइम के लिए आपका रिवीजन करना ही होगा ये सारा चीज़। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2-3 इसमें 4 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो है एम्पियर। नेक्स्ट, इनमें में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित करता है। देखिए, शक्ति जो है उसका फॉर्मूला होगा P बराबर V² अपॉन R, ठीक है, याद रखेंगे ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है, 2 चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि हमारे पास 2 चालक तार है, मान लो ये तार 1 है और ये तार 2 है, दोनों का लंबाई सेम है, इसका लंबाई भी L है, इसका लंबाई भी L है, दोनों का जो मोटाई है वो भी सेम है दोनों का, है ना। और यहाँ पे ये बोला गया है कि मान लीजिए इन दोनों तार को हम एक बार इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और एक बार इस तरह से पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, तो बोला ये गया है कि उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो याद रखना है, उस उत्पन्न ऊष्मा का अगर आप अनुपात निकालना चाहते हो तो आपको करना ये होगा कि पहले तो फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको जो है इसमें क्या करना होगा कि दोनों का R निकालना पड़ेगा और R बराबर होता है ρL/A, ठीक है। तो पहला बार जब हमारा आ रहा होगा तो आपको 2 केस में हीट निकालना पड़ेगा। एक केस में हीट आएगा H1, दूसरे केस में हीट आएगा H2। और जब हीट निकालेंगे, हीट निकाल के सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा 1:4 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब हम 2 कंडक्टिंग वायर जिसका मटेरियल सेम है, ठीक है, और लेंथ और डायमीटर भी सेम है, तो जब हम सर्किट में उसको पहले सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और फिर पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि पैरेलल कनेक्ट करने पे समांतर क्रम में जोड़ने पर ज़्यादा हीट बनता है रेदर देन सीरीज़ क्रम में जोड़ने से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3-4 ही इंपॉर्टेंट, बाकी तो आप पढ़ भी चुके हो। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी लंबे धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समांतर होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं आरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जो ऑस्ट्रेट ने किया था कि इस तरह से एक वायर लेकर के उन्होंने एक ऐसे कार्डबोर्ड लगाया था और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ मैग्नेट के पाउडर को डाल दिया था। मैग्नेट के पाउडर को डालने के बाद जब करंट यहाँ से छोड़ा गया तो यहाँ पैटर्न बन गया कुछ ऐसे सर्कल टाइप का, ठीक है। तो याद रखना है इसमें आंसर जो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना
किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति का के कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करना है। देखिए होता ही है कि यहाँ पे अगर आप एक कुंडली लोगे कुछ इस टाइप का, है ना, और इसमें से जो अगर आप गैल्वेनोमीटर को जोड़ दोगे और यहाँ चुंबक लेकर के चुंबक को अगर इसमें से अंदर बाहर करोगे, तब ये होगा ना कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो कांटा है वो ब्लिंक करने लगेगा, कांटा जो है हिलने लगेगा। मतलब ये होगा कि कुंडली और चुंबक के बीच जब हम गति करवाते हैं तब ये होता है कि इस जगह पे, ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो सही आंसर होगा 2 नंबर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। याद रखेंगे, विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जिसे सामान्य भाषा में जनरेटर बोलते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है किसी एसी और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है। क्या अंतर है देखते हैं। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में स्थायी चुंबक होता है। फिर लिखा गया है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होते हैं। तो याद रखना है, एसी और डीसी जनित्र का जब आप फिगर देखोगे तो इसमें जो होता है सर्पी वलय होता है, बट इसमें जो होता है दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, तो डीसी जनित्र में जो है दिक् परिवर्तक लगा होता है जो कि विद्युत धारा का जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज करता है, दिशा को चेंज करता है। नेक्स्ट, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब लघुपतन होता है तो विद्युत धारा का मान परिपथ में काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, वही वाला क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, विद्युत फ्यूज जो होता है जनरली गर्म होकर टूट जाता है, मतलब ये विद्युत धारा के ऊष्मा के सिद्धांत पर, ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत घंटी जो होता है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है। डायनेमो जो है एक तरह से जनरेटर है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी होती है। ठीक है, निष्क्रिय गैस मतलब आर्गन गैस होती है। नेक्स्ट, आगे 10 नंबर, विद्युतमय तार किस रंग का होता है। विद्युतमय तार लाल रंग का होता है, ये बहुत सिंपल है। इसके अलावा जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जिसको उदासीन तार बोलते हैं। एक हमारा उदासीन तार जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा, और हरा कलर का जो है हमारा अर्थिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है। तो उदासीन तार का रंग काला होता है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। फिर लिखा है न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक सर्किट का कलर क्या होगा, यही तुम्हारा ब्लैक होगा। अर्थिन का कलर क्या होगा, अर्थिन का कलर ग्रीन होगा, इतना याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, टेस्ला है। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में उत्पन्न विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल लगाती है। तो हम ये देख पाए कि फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है, वाम हस्त नियम ये बोलता है कि अगर हम विद्युत धारा छोड़ने के बाद चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ही हमारा कुंडली है, तब क्या होगा कि वो कुंडली के ऊपर जो है बल लगने लगता है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा के प्रभाव के कारण बल उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आगे, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। हमें जो है धारावाही चालक के बल की दिशा ज्ञात करनी है। अगर बल की दिशा ज्ञात करनी है तो वामहस्त नियम का प्रयोग होगा। अगर आपको चुंबक के क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो मैक्सवेल का दक्षिणस्थ होगा, और फ्लेमिंग का जो दक्षिणस्थ होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को दिखाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये करंट वाला क्वेश्चन को भी याद रखना है आपको, है ना, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए क्योंकि वो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, और 1-2 MCQ टफ होगा आपके एग्जाम में। तो फिजिक्स का सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का जो वीडियो है ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियोस देखते रहिए।